हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर्ट्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे जीवन में रसायन का क्या महत्व है। ये तो आपको ही पता है कि हमारे जीवन में इस रसायन का कितना महत्व है। जैसे बात करें तो 90% यूज में हमारे जो यूज करते हैं वो किसकी देन है? रसायन की देन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर के आधार पे उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा एसिड। एसिड का मतलब अम्ल, ठीक है। फिर आता है बेस, बेस का मतलब क्षार, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है सॉल्ट यानी लवण। इसमें बात ये करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे बात करें तो जो एसिड होता है, एसिड वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और जैसे बेस की बात करें, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। पर ये जो पहले की बात है, जैसे आधुनिक विधि आई ना, उसके अनुसार अलग अलग वैज्ञानिकों ने एसिड और बेस की अलग अलग अवधारणाएं दी। उसके अनुसार हम एसिड और बेस को परिभाषित करेंगे। सबसे पहले आएगा इस नंबर पे आरएनएस, ठीक है। तो आरएनएस के अनुसार हम एसिड बेस को परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एसिड कि आरएनएस के अनुसार एसिड क्या होता है। तो आरएनएस में एसिड को क्या क्या परिभाषा है इसकी? आरएनएस की ये बोला कि एसिड या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, क्या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। किसके अनुसार? आरएनएस के अनुसार, क्या एसिड। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्षार की, बेस, ठीक है। हम बात करें कि क्षार होता क्या है, तो आप किसके अनुसार बोल रहे हैं? आरएनएस के अनुसार। तो ये बोलेंगे कि आरएनएस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन क्या करते हैं, देते हैं। उससे क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। किसके अनुसार? आरएनएस के अनुसार, ठीक है। इसको नोट्स के रूप में ले लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं एसिड, या इसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल। इसमें जब परिभाषा लिखते हैं कि आरएनएस के अनुसार, नीस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। उसे क्या बोलते
एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे HCl HCl इसको जलीय विलयन में डालते हैं। किसको? इस HCl किसमें डालेंगे? जलीय विलयन में डालेंगे। जलीय विलयन में डालेंगे तो दो टुकड़ों में टूटेगा, एक तो H+ में और Cl- में। तो इसका जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है ना उसमें क्या है? H+ आ रहा है। H+ का मतलब क्या हो गया? अम्ल है, क्योंकि आरएनए ने क्या बोला था कि आरएनए ने ये बोला था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरी बात करते हैं हम सार की। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर वो लिख बताओ। कर लिया नोट। अब बात करते हैं सार की कि बेस क्या होता है, किसके अनुसार? आरएनए के अनुसार। इसमें भी वही है कि आरएनए के अनुसार सार में पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं। ये कौन से आयन देते हैं? OH- आयन। किसमें? जलीय विलयन में अपघटित होकर। जैसे इसकी परिभाषा लिखते हैं किसके अनुसार? आरएनए के अनुसार। इसके अनुसार चार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे क्या कि जैसे KOH। ठीक है, तो इसको किसमें डालेंगे? H2O में, यानी KOH को किसके विलयन में डालेंगे? जल के विलयन में। जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, इससे क्या बनेगा? K+OH-, मतलब क्या हुआ? क्या निकला? OH-। तो आरएनए के अनुसार सार क्या होता था कि वे जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- देते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या निकलना है? OH-। तो इसको ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? बेस, यानी सार। ठीक है, इसको नोट करो। चलिए आगे बात करते हैं अम्ल में सार की बात हो गई। अब बात होगी लवण की। ठीक है, कि लवण क्या होता है? तो देखो, एसिड प्लस बेस दोनों ही अभिक्रिया करके क्या करेंगे? लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं हम HCl प्लस NaOH। क्या लेते हैं? HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ये तो होता है एसिड
तो ये होता है बेस। दोनों आपस में रिएक्शन अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करने में क्या बनेगा? NaCl प्लस में क्या निकलेगा? जल H2O। तो ये NaCl क्या हो गया? लवण। ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसको किसके काम में लेते? खाने के काम में लेते। आगे देखो, अब बात करेंगे हम, इसको नोट करो। ठीक है, ये बात तो हुई आरएनएस की। दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रांचटेन ड्यूरी। इसके अनुसार हम देखेंगे एसिड और बेस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एसिड की, अम्ल की। ठीक है, तो इसके अनुसार देखेंगे कि ब्रांचटेन ड्यूरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन क्या करते हैं? त्यागते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं, देखो। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं कि ब्रांचटेन ड्यूरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब बात करेंगे सार की। ठीक है, तो बात यह होती है कि ब्रांचटेन ड्यूरी के अनुसार सार वे पदार्थ होते हैं जिसमें जो जलीय विलयन होता है ना, उस जलीय विलयन में जो अम्ल है ना, H+ आयन त्यागता है ना, उसको ग्रहण करने का काम करता है। मतलब क्या हुआ? ये तो देखो अम्ल हो गया। ठीक है, ये अम्ल H+ आयन दे रहा है ना, इसको ग्रहण कौन करेगा? ये तो त्याग रहा है। क्या कर रहा है? त्याग रहा है। और इसको ग्रहण कौन करेगा? जो ग्रहण करेगा उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, मतलब यह हुआ कि ब्रांचटेन ड्यूरी के अनुसार जो पदार्थ H+ आयन त्यागेगा वो तो हो जाएगा अम्ल। H+ आयन त्यागेगा वो तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और जो अम्ल H+ आयन त्यागेगा उसको ग्रहण करने वाला क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं? H2O + HNO3। इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि इसका उत्पाद बनेगा HN4 + OH। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये H2O है ना, वो क्या कर रहा है? H+ आयन त्याग। ये क्या कर रहा है? H+ आयन त्याग। इसमें क्या निकाला कि जो H+ आयन त्यागेगा वो तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और इस H+ आयन को ग्रहण कौन कर रहा है? ग्रहण करने वाला ये कौन?
इसमें इसकी बात भी होती है कि ब्रांस्टन ल्यूरी ने संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी सार की बात की है। तो ये संयुग्मी क्या होता है इसकी बात करते हैं, इसको नोट कर लो। चलो इसमें संयुग्मी क्या होता है, इसमें ये तो था एसिड और ये था बेस, ठीक है। इसमें ये क्या, इसको क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिख देंगे। अपोजिट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये जो जैसे ये H+ आयन इसको दे रहा है तो कोई चीज H+ आयन जो निकला ना, तो इसको अपोजिट जैसे उदाहरण के तौर पर लिखते हैं, जैसे आयोटा होता है, आयोटा पर चिन्ह परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये माइनस में है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, या आयोटा प्लस क्या है इसको क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे। इससे ऐसे करेंगे कि ये एसिड है ना, तो इसको क्या कर देंगे, बेस कर देंगे, या सार बोल देंगे इसको। कौन सा सार, संयुग्मी। ऐसे इसमें करेंगे, ये क्या था, सार था, तो इसको क्या लिख देंगे, संयुग्मी अम्ल बोल देंगे। मतलब कि इसको अपोजिट लिखना है, जैसे आयोटा वाला था ना, ठीक है, कि प्लस का तो माइनस क्या करेंगे, ठीक है, और माइनस का तो प्लस का करेंगे। वैसे इसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार करने के लिए क्या कर देंगे, इसका ये एसिड था तो इसको क्या कर देंगे, सार कर देंगे, ये बेस था तो इसको क्या कर देंगे, अम्ल कर देंगे। कौन सा, संयुग्मी, ठीक है। अब बात करेंगे, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये देखो बारे में पढ़ लिया, एक तो आयनिक के बारे में और एक ब्रांस्टन ल्यूरी के बारे में कि एसिड व बेस को परिभाषित कैसे करते हैं। तीसरा वैज्ञानिक है लुईस, तीसरा वैज्ञानिक है लुईस। इन्होंने दोनों पहले पढ़े थे ना, आर्हेनियस और ब्रांस्टन ल्यूरी, ठीक है, दोनों ही सिद्धांतों को क्या कर दिया, फेल कर दिया। वो कैसे, कि लुईस भाई साहब ने क्या बोला, लुईस भाई साहब ने क्या बोला कि जो आर्हेनियस था ना, ठीक है, और ब्रांस्टन ल्यूरी, ये जो वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने किसकी बात की, H+ आयन की बात की, इसकी बात की H+ आयन की। तो इस भाई साहब ने क्या निकाल लगाया कि जिस तत्व जिस पदार्थ में H+ आयन हो ही ना, तो वो H+ आयन कैसे ताकेगा, ठीक है। क्या बोला लुईस ने कि किसी पदार्थ या तत्व में H+ आयन ना हो तो H+ आयन कैसे त्यागेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं BF3, इसके अंदर क्या नहीं है, H+ आयन नहीं है, तो ये H+ आयन कैसे त्यागेगा, ठीक है।
इसके लुईस के सामने ये दोनों क्या हो गए, फ्लोप हो गए। ठीक है, इसकी कहानी खत्म तो यहीं पे हो गई। मतलब कि ये नहीं कि इसकी कहानी खत्म हो गई तो बोर्ड क्लास में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आरएनएस के अनुसार आया था 2020 में, अभी जो एग्जाम हुआ था साइंस का, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि आरएनएस के अनुसार अमल व चार को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब लुईस की बात करते हैं, इसने क्या बोला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है अमल की। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार, कि लुईस के अनुसार अमल किसे कहते हैं। तो लुईस के अनुसार अमल किसे कहते हैं, देखो कि इसके अनुसार अमल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ध्यान से देखना, जो दोनों परिकल्पना यानी दोनों सिद्धांत पढ़े थे ना, उसमें थोड़ा बहुत समानता थी। वो समानता क्या थी कि दोनों क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे। तो इसमें क्या है, इसमें जो H+ आयन त्याग रहे थे दोनों। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म, वो भी क्या कर रहा है, अमल क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसके अनुसार अमल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार अमल वे पदार्थ होते हैं जो H+ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वो तो अमल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लेंगे हम BF3 प्लस NH3, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। ये आगे बढ़ेंगे एक चैप्टर में जो कार्बन वाला है, उसमें लॉन्ग पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो ये इधर इसका उत्पाद बनेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये दोनों किसको दे देगा, इससे इसको इधर लिख देता हूँ। ये जो लॉन्ग पेयर है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देगा, बोरॉन को दे देगा। किसको दे देगा, बोरॉन को। और बीच में उपसहसंयोजक बना लेगा। क्या कर लेगा, उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। और ये बंध बना के ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अपने लॉन्ग पेयर किसको दे देगा, बोरॉन को दे देगा। दो दे कौन रहा है, नाइट्रोजन। तो देने वाला कौन हो गया, नाइट्रोजन दे रहा है। तो इसमें देने वाला कौन है, इधर देखो, देने वाला तो है 4 और लेने वाला है अमल। ठीक है, तो इसमें देने वाला कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। तो लेने वाला कौन है, बोरॉन। तो बोरॉन क्या हो गया, अमल हो गया। ठीक है, तो इसमें आए समझ में कि लुईस के अनुसार अमल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
जैसे मैं किसी दूसरे से पैसे उधार ले रहा हूँ, ठीक है, तो पैसों को क्या मान लो, इलेक्ट्रॉनिक को मान लो, ठीक है। ले कौन रहा है, मैं ले रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, अमल हो गया, ग्रहण कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है, तो क्या हो गया, अमल हो गया, किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। और दे कौन रहा है, जिससे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सार हो गया, क्या दे रहा है मेरे को, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। कर लिए नोट। ये तो बात हुई अमल सार की परिभाषा की, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस चीज को मैं, अमल सार की परिभाषा 3 वैज्ञानिक थे। सबसे पहले का नाम था आर्यनियस, दूसरा सिद्धांत था ब्रांस्टेड, तीसरा है लुईस, ठीक है। तीनों ही बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट है, ठीक है। आगे बताएंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बोर्ड में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लवण की, ठीक है। इसके बाद करेंगे लवण। देखो लवण की परिभाषा क्या लिखेंगे कि अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, मतलब कि ये अम्ल है ये लवण है, आपस में अभिक्रिया करेगा तो दोनों अपने अपने गुण क्या कर देगा, खो देगा, क्या हो जाएंगे, दोनों उदासीन हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं इसके, HCl ये तो होता है एसिड, ठीक है। NaOH ये होता है बेस, ठीक है। उत्पाद क्या बनेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, और प्लस में क्या बनेगा H2O जल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लवण हो गया, तो खाने के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एसिड व बेस आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ठीक है। क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी पूछ लेता है बुक में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो क्या करना है कि अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने अपने गुण को देते हैं, उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये अभिक्रिया आपको देनी है, ठीक है। आगे बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब कि एसिड के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसमें गुण होते हैं, इसकी बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यानी सामान्य गुण। इसके अम्ल पर एसिड प्लस बेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अम्ल होता है ना, मतलब कि एसिड
इसका सबसे पहला गुण है कि ये नीले, इसको क्या कर देता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, रेड यानी लाल कर देता है। ठीक है, अब बात आती है सार की। ठीक है, ये क्या करता है, ये लाल को नीले लिटमस में बदल देता है। ठीक है, फिर बात आती है कि जितने भी अम्ल है ना वह धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या बात आती है कि जितने भी यानी सारे अम्ल किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस देते ही जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल क्या लेंगे, H2SO4 क्या है, एसिड है। ठीक है, प्लस धातु कौन सी लेंगे, जिंक, ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा ZnSO4 और कौन सी गैस लगेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्रकृति में जितने भी अम्ल है ना वो धातु से क्रिया करके या धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। उदाहरण कौन सा लेना है, H2SO4 प्लस में धातु कौन सी लेनी है, जिंक, और ये बन जाएगा ZnSO4 और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि जितने भी अम्ल है ना, ठीक है, जितने भी अम्ल है ना वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या करता है कि सारे अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि जितने भी अम्ल है ना वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके या अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे बात करें Cu धातु है, कॉपर और ऑक्सीजन CuO, प्लस में क्या लेते हैं, 2HCl लेते हैं, 2 HCl ले लिया, ये क्या हो गया, HCl क्या हो गया, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, ये एसिड हो गया। ठीक है, आगे चलो, इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, COCl2, क्या बन गया, COCl2 और प्लस में क्या निकलेगा, अभी बोला था मैंने, लवण और जल, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, तो ये मिल गया आपको लवण और ये मिल गया जल। तो आपको क्या लिखना है कि जितने भी अम्ल है ना वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगला देखो, ये 3 निकालो, चौथा लिखो। ठीक हो, तो आइए
चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि जितने भी सवाल है ना, क्या जितने भी सवाल है ना, सारे सवाल, ठीक है, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं CO2, धातु ऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये CaCO3 तो प्लस में क्या देगा H2O। बोला था मैंने जितने भी सार है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो ये तो क्या हो गया, क्षार हो गया, क्या हो गया, क्षार हो गया, और ये क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बन गया, लवण हो गया, और ये जल प्राप्त हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, पांचवी पॉइंट की बात करते हैं। तो अम्ल में सार का विलयन, अम्ल में सार का विलयन क्या होता है, अम्ल व सार का विलयन विद्युत का क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि जो अम्ल और क्षार होते हैं ना, उसका जलीय यानी जो विलयन होता है ना, वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, और इसका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। उपयोग किसके रूप में करते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अम्ल में सार होता है, इसके विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में क्यों करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अम्ल में सार के विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, आंसर क्या देना है, क्योंकि इन दोनों का विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट छठवां पॉइंट, इसमें ये लिखा हुआ है कि अम्ल व सार, ये चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि ये तो अम्ल हो गया, ये सार हो गया, आपस में अभिक्रिया करके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, यानी अपने अपने गुण खो देंगे, और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीन अभिक्रिया बोलेंगे। अभी मैंने बोला था कि अम्ल व सार आपस में अभिक्रिया करके अपने गुण
खो देते हैं, ठीक है, और उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण व जल प्राप्त होता है, ठीक है। ये पहले बता दिया मैंने, इसको नोट कर लो। कर लिया? अब बात करेंगे हम इसके उपयोग की, कि जैसे एसिड का उपयोग किस किस में होता है, बेस का उपयोग किस किस में होता है, ठीक है। यूसेज ऑफ एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अम्ल के उपयोगी, अम्ल के उपयोग क्या है। तो सबसे पहले आता है खनिज अम्लों का उपयोग, कि खनिज में अम्लों का उपयोग कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आता है खाद्य उर्वरक में खाद्य और औषधियों के रूप में, औषधियों के रूप में। सबसे पहला उपयोग कौन सा हो गया कि खनिज अम्लों का उपयोग, जैसे उर्वरक होता है उसमें खाद के रूप में, और भी कई औषधियां किससे बनाई जाती है? अम्लों से बनाई जाती है। दूसरा उपयोग होता है इसका H2SO4 होता है अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग होता है सेल व बैटरी में। किसमें होता है? सेल व बैटरी के अंदर। आपको बता दूं कि H2SO4 है ना, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, यानी अम्लों का राजा, ठीक है। एसिड की बात होगी। अब आप बोले कि बेस यानी किंग ऑफ एसिड से बोलते हैं, वो भी बता दूंगी किंग ऑफ, ये बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम तीसरी चीज की, तीसरे कौन के तीसरा उपयोग है इसका? तीसरा उपयोग है एक्वारेजियम, ठीक है। आप बोलो कि एक्वारेजियम क्या होता है? एक्वारेजियम दो परबल अम्लों का मिश्रण होता है। क्या होता है एक्वारेजियम? दो परबल अम्लों का मिश्रण, दो परबल अम्लों का मिश्रण होता है, ठीक है। किस किस का? जैसे NO3 और HCl। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको बोलते कि दोनों का मिश्रण होता है, तो दोनों कितने अनुपात में मिले होते हैं? 1:3 होता है। कितना होता है? 1:3, यानी नाइट्रिक अम्ल का 1:1% होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना होता है? 3%, ठीक है। तो एक बार नीचे क्या होता है? दो परबल अम्लों का मिश्रण होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जो कितने अनुपात में जुड़े होते हैं?
1:3 के अंदर। अब बात आती है कि इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग क्या होता है, तो जितने भी जो आभूषण होते हैं ना, आभूषण, उसको साफ करने के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है, ठीक है। एक बार एक जगह उपयोग क्या है, आभूषणों को साफ करने के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये नोट करो, अगला योग है इसका एसिटिक अम्ल, यानी CH3COOH, एसिटिक अम्ल। यानी सिरका, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिरका, ठीक है। इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग किसमें करते हैं, जैसे अचार वगैरह होता है ना, अचार वगैरह को क्या रखने में, शुद्ध रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये भी उदाहरण, चार उपयोग है, जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्ल के कोई चार उपयोग बताइए, तो जो मैंने चार उपयोग लिखे हैं ना, वो आप एग्जाम में लिख के आते पूरे नंबर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम सात, इसका सबसे पहले उपयोग होता है, जैसे कागज उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग हो गए, ठीक है, इसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो कागज व वस्त्र उद्योग में, ठीक है। दूसरा होता है इसका उपयोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, किसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, यानी MgH2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका उपयोग किसमें होता है, जैसे बात करें कि हमारा जो भोजन का पाचन आमाशय में होता है, भोजन का पाचन किसमें होता है, आमाशय के अंदर होता है, और ये आमाशय के अंदर जो भोजन होता है ना, वो अच्छे तरीके से पच नहीं पाता है, यानी उसका पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, एसिड की मात्रा, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किसमें, आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है, तो उस भोजन का अच्छी तरह से पाचन नहीं होने पे एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और जलन होने लगेगी। हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, ठीक है। तो ये डॉक्टर क्या करता है, इसका चूरन देता है, किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का चूरन देता है। तो ये क्या होता है, साफ, यानी पेस्ट होता है, कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। आमाशय में किसकी मात्रा बढ़ेगी, एसिड की, तो
इसमें किसकी मात्रा बढ़ी हुई है? एसिड की। और डॉक्टर वाले क्या दे रहे हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये लेते क्या करेंगे? दोनों एसिड और बेस अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएंगे और अपने अपने गुण खो देंगे। ठीक है, और ये जलन क्या हो जाएगी? हमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तार का उपयोग क्या होता है? कागज और वस्त्र उद्योग में होता है। दूसरा उपयोग होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी जो आमाशय के अंदर भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम ये स्केल। आज के लिए इतना बहुत। ठीक है, और रोज रोज जैसे जैसे क्लास